बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत का दड़न तख्ता हो गया है और दड़न तख्ता जिन्होंने किया है वो पीटीआई के बागी अरकान हैं। वो सामने आ गए हैं। सिंध हाउस का बड़ा इन्होंने शोर मचाया हुआ था और फिर पार्लियामेंट लॉजेस पे जो पुलिस से हमला करवाया गया या पकड़ दकड़ करवाई गई, उसने जवाज़ फराहम किया बहुत सारी चीज़ों को। और फिर सिंध हाउस में वो लोग जो थे कई दिनों से जिनका शोर था कि जनाब वहाँ कोई पैसा चल रहा है, जहाज़ भर के आ रहे हैं जनाब नोटों की बोरियों के और वहाँ बांटे जा रहे हैं, वो लोग आ गए सामने। और कोई 12-13 लोग जो हैं वो मंजरेआम पर आ गए हैं और 10-12 और हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है पुसूड़ी पड़ गई उसको। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जनाब इजलास बुला लिया है। जिस वक्त आप वीलाग जो सुन रहे होंगे उस वक्त तक शायद वहाँ से कुछ खबर आ चुकी हो और मेरा ख्याल है कि वो एतमाद जो है पार्लियामेंट का वो खो चुके हैं अपने ही अरकान की वजह से। इत्तेहादियों की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और अब इत्तेहादी भी तेज़ी के साथ जो भी फैसला करना है वो करेंगे। तो खान साहब के पास फिर इज़्ज़त बचाने के लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि रिज़ाइन कर दें। वहाँ क्या ऐसा कोई मशवरा हुआ है, मशवरा हो रहा है क्या? मामला वज़ीर-ए-आज़म उसमें चल रहे हैं या बनी गल्ला में जो चल रहे हैं और क्या मामला इत्तेहादी जो हैं वो अब क्या सोच रहे हैं ये मामला सामने आने के बाद। और फिर जो अदारे हैं जिनमें मुक़्तदरा यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं रावलपिंडी वाले GHQ और अदालतों में मुझे ये लग रहा है कि जो 2014 से 2018 के दरमियान होता रहा है वो एक्शन रिप्ले हो रहा है वहाँ पे। ये भी एक ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है। रावलपिंडी वालों के साथ चौधरियों ने कोशिश की आखिरी 2-3 दिन पहले कि जनाब कुछ बताएं, हदायत फरमा दें। आखिरी अभी तक थोड़ा सा 1-2% मामला रहता है, आप जो हुक्म करेंगे। उन्होंने कहा जनाब आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। चौधरियों से ये कहा गया है कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, यानी परवेज़ इलाही साहब जो ये कह रहे हैं कि अब मैं इत्तेहादी हूँ ज़रदारी का, क्योंकि वो बड़े पायदार आदमी हैं, माजी में भी हम इत्तेहादी रहे हैं उनके। तो फिर और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जनाब इनके साथ, इमरान खान के साथ अदारों का सलूक या रवैया वही है जो नवाज शरीफ के साथ 2014 के बाद हो गया था। तो इस तरह की वो सूरत-ए-हाल जो है उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि खान साहब हाथ पाँव मारेंगे, किस हद तक हाथ पाँव मार सकते हैं। और ये फवाद चौधरी ने कहा था ना कि जनाब ये वहाँ लगा हुआ है बाज़ार गधों, खच्चरों और घोड़ों का सिंध हाउस में और जहाज़ भर के आ रहे हैं और वहाँ ये हो रहे हैं। और डरो उस वक्त से कि जब खान अपने कारकुनों को, नौजवानों को कह देंगे कि ये हार्स ट्रेडिंग रोको, यानी हमले के लिए उकसा रहे थे वो अपने कारकुनों को कि जनाब सिंध हाउस पे हमला कर दें। ये कानूनी तौर पे ये मामला ये है कि जो सिंध हाउस, पंजाब हाउस, KP हाउस, कश्मीर हाउस, वहाँ की सिक्योरिटी वहाँ की अपनी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने सिक्योरिटी वहाँ बुलाई हुई है अच्छी खासी बड़ी तादाद में। ये जो लोग सामने आए हैं ना वहाँ 12-13 लोग, अभी नाम भी मैं उनके आपको बताता हूँ, ये अपने तौर पे सामने नहीं आए, ये एक पूरी मशावरत के साथ ये फ़ैसला किया गया। वरना कोई रिपोर्टर वहाँ वो सिंध हाउस में कैमरा और माइक ले के अंदर जा नहीं सकता था। वो उन्हें इजाज़त दी कि आएँ भाई, करें, देखें जो भी करना है, जिनसे बात करनी है करें। सहारे वो पक्के बंदे हैं। वो ये आज का थोड़ा ये डोल डाला हुआ है ना, 2-3 माह से हो रहा है। अब वो जो आपके दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब एक तो उन्होंने कहा कि जनाब ताकत से डरो उस वक्त तो जो असी अपने नौजवानों को कहेंगे जाओ जी हमला कर दो सिंध हाउस से। दूसरा वज़ीर-ए-आज़म साहब और दीगर जो इनके वज़रा और मशीर हैं वो इलेक्शन कमीशन की मिन्नत कर रहे थे कि जनाब देखें जी हार्स ट्रेडिंग हो रही है, हमारे बंदे तोड़े जा रहे हैं, अपने बंदे तो आप रोको भाई जी, तो आप नोटिस लें। तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया भाई हम कैसे नोटिस लें, हमारे पास तो इख्तियार है। उन्होंने बाकायदा वजाहत जारी कर दी इलेक्शन कमीशन ने और उन्होंने कहा जनाब ये जो बंदे आप कह रहे हैं मुतालबा कर रहे हैं कि इनको पकड़ें या रोकें या क्या, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं आइन का आर्टिकल 63A बड़ा वाज़ेह है और उसके तहत अगर अलामिया आप डिक्लेरेशन देते हैं स्पीकर को और स्पीकर फिर हमें भेजता है इलेक्शन कमीशन को, हमारी कार्रवाई तो तब शुरू होनी है
यानी अगर आप मुनहरफ अराकीन के ख़िलाफ़ जब कोई भेजेंगे डिक्लेरेशन स्पीकर को रेफरेंस की शक्ल में, और फिर स्पीकर 2 दिन के अंदर हमें भेजने का पाबंद है इलेक्शन कमीशन को, अगर हमारे पास नहीं आता, अगर वो नहीं भेजता तो समझा जाएगा हमारे पास भी आ गया, तो हम फिर कार्रवाई कर सकते हैं। और उसमें फिर 30 दिन लगते हैं, एम ही नहीं हो जाता फटाफट। वो रेफरेंस मिलने के बाद 30 दिन, और 30 दिन के बाद 30 दिन बाद अगर फैसला हो जाता है फिर अपील हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के अंदर। 60 दिन ये हो गए, 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना होता है। और ऐसे जजमेंट्स मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो 90 दिनों को नहीं मानती, बाज़ औक़ात वो 190 दिन पे भी ले जाती है मामलात को। 90 दिन के अंदर वो फैसला नहीं होता। कानून में लिखा हुआ, बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं, 199 आर्टिकल जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो सरकारी रेवेन्यू का केस हो वो 90 दिन के अंदर निपटाए अदालतें, वो नहीं निपटाया जाता, वो कई साल लग जाते हैं। वो उन्होंने अपना एक फ़ैसला दिया हुआ है जिसको वो कहते हैं कि नहीं, वो हम अदालत इतनी वो वेली नहीं है कि ना इन्नी पाबंदा थोड़े इन्हें गल्लां दी। बहरहाल ये अब इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं भी चलो दौड़ो, असी इन्होंने की करना, तुसी इन्होंने कर रहे हो जो करना होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चले गई सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि जनाब ये देखें, ये कह रहे हैं कि जनाब हम उनको नहीं जाने देंगे। ये खुद ही फंसे हुए हैं, जो इनके अंडर 16 टीम है ना मशीरों की, वही वो जो ऐलानात फरमाते फिर रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि जनाब 10 लाख का मजमा होगा और उसके अंदर से गुजर के जाएंगे MNAs, और उसी के अंदर से गुजर के वापस आएंगे, यानी कि ऐसे फिर छड्डांगे नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई है इसी बुनियाद पर, उनका जनाब ये कर कह रहे हैं इनको रोकें, स्मूथली जो जमहूरी तरीका है उसके मुताबिक चलें, वो दोनों ही रुक जाएँ। यानी कि वो जो 23 वाले 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च शुरू करने वाले हैं और 25 को वहाँ पहुँचने वाले वो, और ये भी रोकें, और उन्हें कहें हुकूमत को हदायत करें कि यकीनी बनाए ना पुरअमन तरीके से पोलिंग हो, उस दिन हक़ राय दही इस्तेमाल करें, किसी को ना रोका जाए। वहाँ ये पार्लियामेंट के अंदर जिस MPA ने जाना है, MNA ने जाना है वो जाए, वो उनका हो, तहरीक इंसाफ का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, दीगर जमातों का जो भी हो, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी ज़ाहिर है। इनके दौर में 2014 के बाद भी बड़ी दरख्वास्तबाजी शुरू हो गई थी ना, सो मोटो भी और ये भी और वो भी। बहरहाल ये तो बाकायदा एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो लेकर गई है। और फिर जो इनके जलसे हैं जिनसे बदअमनी पैदा होनी थी, ये 2 दायरे, तीसरा दायरा हाई कोर्ट्स की बात। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आज डिस्पोज ऑफ की है चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मनीला ने, इस हदायत के साथ कि भाई अगर कोई नुकसान होता है, वो दरख्वास्त भी यही थी कि वो दोनों एक ही दिन तकरीबन या आगे पीछे इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं, डी चौक में तसादम का ख़तरा है, इर्द गिर्द हसास इलाके हैं, अदलिया है, पार्लियामेंट है, तो वहाँ तसादम हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर अदालत ने कहा जनाब हम नहीं रोक सकते, ये तो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। अब ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी है, बल्कि डायरेक्शन दे दी है, एक डायरेक्शन दे के, हुक्म दे के दरख्वास्त निपटा दी है। उन्होंने कहा कि जनाब 2014 में भी ऐसे हमारे पास एक केस आया था, मामला यही रोकने रखने वाला, तो वो कहते हैं कि हमने उस वक्त डिक्लेयर किया था कि जिसने जलसे की इजाज़त देनी है इंतज़ामिया ने, वही ज़िम्मेदार होंगे अमन अमान बरकरार रखने के। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर ये कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार होंगे सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद। जब ये इंतज़ामिया को या इंतज़ामी अफसरों को ऐसा कोई हुक्म जाता है, अगर ये नहीं रोक सकते तो ज़ाहिर फिर अदालत जो है अपनी कार्रवाई कर सकती है, कानून वो हो सकता है वो आ जाए अपने हरकत में। इनके ख़िलाफ़ दीगर जो फौजदारी और सिविल और इंज़बाती कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो सकता है। ये अफसर बड़े डरपोक होते हैं, ये इनको इससे कोई नहीं होता कि जनाब ऊपर वज़ीर आज़म कौन आ रही, उन्होंने अपने हिसाब से काम करना होता है। अगरचे ये हुकूमत की पसंद से आए हुए लोग होते हैं, पसंदीदा लोग होते हैं, अहम ओहदों पे बैठे हुए जो लोग होते हैं, लेकिन इनको अपनी नौकरी बड़ी प्यारी होती है। मुझे याद है कि लाहौर हाई कोर्ट में ये पतंगबाजी का एक कि इजाज़त दी जाए पतंगबाजी की,
तो एक कानून भी बना हुआ है कि साल में एक दफ़ा इजाज़त दी जा सकती है। तो मिस्टर जस्टिस अजमत सईद साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे उन दिनों, तो उन्होंने एक इजाज़त हुक्म जारी कर दिया, मशरूत इजाज़त दे दी। लेकिन ठीक है जी, उनका पतंगबाजी नहीं रोकी जा सकती, बसंत मनाने दें इनको, लेकिन साथ ही उन्होंने ये एक ऑब्जर्वेशन दे दी कि अगर आप लोगों का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं तो फिर बसंत का त्यौहार मना लें। अब ये आ गया ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मामला। ये नून लीग की हुकूमत थी और सलमान तसीर साहब जो हैं वो गवर्नर थे। गवर्नर साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि बसंत मनाई जाए, बल्कि गवर्नर हाउस में बसंत मनाई जाए। तो इस हुक्म के बाद जनाब उन्होंने बड़ा रौला चौला डाला, बुलाया उनको ब्यूरोक्रेसी को, बल्कि सॉरी ये नून लीग की हुकूमत नहीं, गवर्नर राज लग चुका हुआ था उस वक्त। सलमान तसीर साहब एक तरह के फुल फ्लैज बाइख्तियार गवर्नर बन चुके हुए थे। तो वो जनाब उन्होंने इनको बुलाया ब्यूरोक्रेसी को। वो मुझे याद है कि मैं एक टीवी चैनल में होता था, तो वो जजमेंट थी वो उनको मिस गाइड कर रहे थे, इजाज़त नहीं मिली। तो वो हमारे जो मालिक थे उन्होंने मेरी सलमान तसीर साहब से बात करवाई और मैंने उन्हें जजमेंट मैंने कहा जनाब ये जजमेंट इनके सामने रख के बात करें। तो वो जजमेंट में यही था कि इजाज़त है, लेकिन जो लेकिन वाली शर्त थी उससे ब्यूरोक्रेसी घबरा गई। ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी घबरा गई बल्कि सलमान तसीर साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए कि छोड़ो यार। अब इस जो एक फ़िक्रा है कि अगर कोई नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईजी और फिर दीगर उनके नीचे जो आएंगे वो सारे ज़िम्मेदार होंगे अगर कोई वहाँ गड़बड़ होती है। तो अब जनाब इस्लामाबाद के अंदर जो हलचल है वो तो आपके सामने है, पता चल गया है। और फिर वो सिंध हाउस में इन्होंने वो लोग सामने आ गए। वहाँ जो लोग सामने आए हैं जनाब उनमें वो नाम हैं जो मैंने एक व्लॉग में बहुत सारे नाम जिक्र किए थे, को 20-22 के करीब, कि इन लोगों का वज़ीर-ए-आज़म साहब आप पता करें, इनके साथ मुलाकातें बड़ी ज़रूरी हैं, ये लोग आपको छोड़ जाएंगे। उनमें राजा रियाज साहब खुलखला के सामने आए हैं। राजा रियाज साहब जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन हैं। राजा रियाज का वहाँ होना और खुल्लम खुल्ला माइक और कैमरे के सामने ये कहना कि हम बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, और वहाँ जो पार्लियामेंट लाजज में इन्होंने हमला करवाया पुलिस के ज़रिए, हम पनाह लेने के लिए सिंध हाउस में आए हुए हैं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। एक बात, इसका मतलब ये राजा रियाज का मतलब तरीन ग्रुप। नूर आलम साहब तो खुल के 3 साल से तनकीद कर रहे हैं, उनका नाम तो वो पहले ही हर दूसरे आदमी को पता था कि वो हैं। नवाब शेर वसीर का नाम मैंने लिया था, आपको याद होगा, और बासित सुल्तान बुखारी का नाम मैंने लिया था। वो कहते हैं मैं आज़ाद जीता था, पीटीआई में शामिल हुआ था, मैंने कोई वजारत मांगी नहीं। मैं तो भाई वो जो मुजफ्फरगढ़ वाला कोई रोड शो है वहाँ रोज़ाना एक्सीडेंट होता, मैंने कहा सड़क बनवा दो, इन्हें का बनवा देने हैं। बाद में वो मनसूबा ही वो आउट कर दी, निकाल दिया अपने उसमें से। और फिर राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, सुल्तान बासित सुल्तान बुखारी, और फिर वो लोग, एक ख्वाजा अशराफ साहब हैं। रमेश कुमार का भी मैंने जिक्र किया था एक व्लॉग में कि उस दिन उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी लॉन्ग मार्च की, बिलावल की, और मैंने कहा था मुझे लग रहा है कि ये वापस जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में। राना कासिम नून साहब हैं और गफ़ार भुट्टो साहब हैं। ख़वातीन भी हैं, ये कहते हैं ना ख़वातीन में बड़ा मकबूल हूँ जनाब। नुसरत पठान साहब हैं, वजीहा अकरम साहब हैं, और फिर रियाज मज़ारी साहब भी हैं, और अहमद हसैन ढेठ साहब जो हैं वो भी इन अरकान में, ये कुछ 12-13 लोग बनते हैं जो सामने आ गए, जिनका पता चल गया कि ये लोग हैं। अब इनके पास हैं 179। जब ये सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो फिर इन्होंने एतमाद का वोट लिया, तो इन्हें मिले थे 179 वोट, और ये अगर 12 निकल गए हैं बीच में से तो 165 वो तो ख़त्म हो गया। अगर इत्तेहादी खान साहब के साथ भी हैं फिर भी उनके पास अब 165 वोट हैं, इत्तेहादी तूदी मिला के सारे। अगर ये वो जो दावा किया है मलिक शेख अपना राजा रियाज ने कि हम 24 हैं, तो फिर तो 155 रह गए टोटल, कहानी मुक गई। और पीटीआई के टोटल अरकान जो हैं वो 155 के करीब हैं, 155 या 153, 155 हैं।
155 है, और उसमें 12 ये निकल गए जो सामने आ गए, वो 143 रह गए। और अगर और भी 12 निकल जाएं फिर तो 130 के करीब बनते हैं इनके बंदे, 131। यानी खान साहब हर लिहाज से एतमाद जो है ये खो चुके हैं। अच्छा, अब मुशावरती इजलास जो हो रहा है, रात भी एक मुशावरती इजलास हुआ बनी गाला में, और वहाँ परवेज़ इलाही साहब की जो इंटरव्यूज़ हैं मेहर बुखारी को और मुजीबर रहमान शामी साहब को, वो डिस्कस हुए। उन्होंने कहा जनाब बड़ा उन्होंने सख्त रब्बो लहजा परवेज़ इलाही साहब का, और उनको वो बातें नहीं करनी चाहिए थी, वज़ारत आला का मुतालबा जायज़ नहीं है। लेकिन वहाँ जो फ़ैसला ये हुआ था कि सरेदस्त कोई एक्शन ना लिया जाए, खामोशी के साथ मामला, अगर एक्शन लेते हैं कोई इनको निकालने का, तहादियों को कोई और, तो मामला बिगड़ सकता है। उन्होंने ये तय किया था, तो खामोशी इख्तियार करें, मनाने की कोशिश करें अपने और अंदाज में। लेकिन वो चौधरी बरादरान, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि वो 2014 और 2018 के दरमियानी अरसे में जो हालात थे अदारों के, वो एक्शन रिप्ले उसी तरह मामलात हो रहे हैं। इनको कोई नहीं कहीं से कोई हदायत आ रही कि हुकूमत ने बचाना। अब ये जो लोग सामने आ गए हैं, इससे वो जो कहते हैं ना, जो मैंने बार बार जिक्र कर रहा था, अगर अदारे चाहें भी, वो कहते हैं कि अब मामला हमारे हाथ से भी निकल चुका है। ये नहीं हो सकता कि लोग जब कैमरे के सामने और माइक के सामने आ जाएं तो फिर हम उन्हें यू टर्न लेने के लिए कहें और वो अपनी इज्जत दाव पे लगा दें। उनकी भी ज़ाहिर इज्जत होती है। अब हमारे हाथ से ये मामला निकल गया है। ये 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने एक व्लॉग में ये बात की थी। खान साहब ने आखिरी कोशिश के तौर पे वो जो लमलेट हो के जो मामला किया था। अब ये जो लोग हैं, ये इन सब के साथ, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं है, ये जो नून लीग वाले हैं उनके साथ राब्ते वाले लोग भी हैं। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो इस उम्मीद पे हैं, जो उनके साथ ये वादा किया गया है कि नून लीग वालों ने की तरफ से कि हम आपको टिकट शिकट देंगे, आइंदा टेंशन नहीं लेनी, आज़ाद लड़ना आज़ाद लड़ो, असी थोड़े मुकाबले बंदा नहीं खड़ा करांगे या टिकट देवांगे, जो भी मामला। कुछ पीपल्स पार्टी के हैं, 2-3 बंदे जो हैं इसमें मौलाना साहब के भी हैं, ये जो 24 बंदे हैं। और बल्कि एक इतला के मुताबिक तो बंदे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 15-16 तो पक्के हैं ना। इसके अलावा जिनके बारे में ठप्पा लग चुका है कि PTI इन्होंने छोड़ दी हुई है, मैं कह रहा था 27-28 लोग हैं। अब जो रियाज ने कहा है कि अगर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला के देख ले इमरान खान, अगर ये 24 बंदे ना कम हो गए वहाँ, वो 100 जो उनके 55 में से ये 24 बंदे कम ना हो गए, तो वो कहता है फिर मुझे पकड़ लेना आके। यानी ये पक्का काम हो गया हुआ है कि जनाब उन्होंने खान साहब का पत्ता गया है कट, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक। अब जो बनी गाला में अजलास हो रहा है उसकी खबर वीला गाने तक आ चुकी होगी। वहाँ यही मामला ज़ेर बहस हो सकता है। यही मामला है ना कि जनाब इनको कैसे वापस लाएं, कैसे वापस लाने वाला मामला चैप्टर है क्लोज। इनके खिलाफ रेफरेंस कैसे भेजें। इन्होंने ना अभी तक वोट दिया है अदम एतमाद का, ना अभी तक पार्टी छोड़ी है, ना ही इन्होंने कोई बजट अजलास में हुकूमत की पॉलिसी के बरक्स कुछ काम किया है। तो ले दे के एक चीज़ रहती है, अगर पार्टी छोड़ जाएं तब भी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है हुकूमत ये करे कि इनको शोकाज नोटिस दे दे कि जनाब आपने ये खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है, क्यों ना आपको पार्टी में से निकाल दिया जाए। फिर उसकी रोशनी में डिक्लेरेशन एक दे दें। लेकिन होगा क्या उससे? होगा ये कि खान साहब के जो 24 बंदे जिनको वो देंगे ये शोकाज, 24 बंदे जब निकल जाएंगे खान साहब की पार्टी से, नाहल हो जाएंगे। अगर हो गए, अव्वलन तो उनकी गुंजाइश मैं समझता हूँ 1% है। अगर ये पार्टी से निकालने वाली शिक इस्तेमाल करके ये कोई डिक्लेरेशन दें, स्पीकर को भेजें, उसके बाद फिर मामला वहाँ भी जाना है इलेक्शन कमीशन के पास भी। जब तक इलेक्शन कमीशन उनको इनके डिक्लेरेशन को मानता नहीं है तब तक वो मेंबर रहेंगे। ये बात गौरतलब है। अगर फ़र्ज़ करो वो निकाल दें ये 24 बंदे, तो खान साहब की तो ऑटोमेटिक जो एतमाद की जो तादाद चाहिए वो पूरी हो जाएगी। अब ये इनका कोई सियासी, वो मैं कहता हूँ कोई असूल साल नहीं है इनके, तो वो उस वक्त ये सदर के पास इख्तियार चला जाता है कि सदर समझता है कि जनाब ये असम्बली में
आपने एतमाद खो दिया है अरकान की अक्सरियत का, तो आप एतमाद का वोट लें। जैसा कि जब ये सेनेट का इलेक्शन हारे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी वाला कौमी असम्बली में, तो उन्होंने कहा क्या था एतमाद का वोट ले लें। अब वो नहीं कहेंगे क्योंकि इनका कोई बिल पास नहीं होगा, कोई बजट पास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर गुजार जाएंगे। अब एक ही रास्ता बचता है। पहले भी इस्लामाबाद में बड़ी अफवाहें थी, 2-4 दिन मैंने पहले जी एक वीला किया था, उसका थंबनेल भी यही था कि वज़ीर आज़म रिज़ाइन दे देंगे, इस्लामाबाद में अफवाहें। तो मुझे तो लगता है कि खान साहब के लिए इज़्ज़त का रास्ता यही है कि जनाब चुपचाप करके अपने घर नूं चले जाओ, अस्तीफ़ा दो। अस्तीफ़ा देने के बाद सदर साहब कहेंगे जनाब नए वज़ीर आज़म के इलेक्शन तक तुसीं रहो, और फिर वो कई दिन, कितने दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, वो फिर टाइम नहीं लगना। खान साहब को घर जाना ही पड़ना है। अब गुंजाइश रहने की अदारे, फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 2014 और 2018 के दरमियान जो हो रहा था एक्शन रिप्ले है उसका, वही सूरत खान साहब की शख्सियत के हवाले से वहाँ वो है जो नवाज शरीफ या नून लीग के हवाले से मामला थे। और फिर जमात इनकी टूट गई, छोड़ गई। पंजाब में तो और भी बुरा हाल है। पंजाब की तो वो शाम तक खबर जो आप सुनेंगे, जो मैं अपने वीलाग में कोशिश करूँगा, तो वो तो पंजाब तो वैसे ही इधर उधर हो गया है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।